हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th की जो हमारी मैथ है उसका एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगी, वहां से भी जाके आपको मिल जाएगा। चलिए इसके दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये हमारी एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आपके पेपर में 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मिल सकते हैं आपको इस आज के इस क्लास से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए फाइनली और समझते हैं कि भाई वो कौन से क्वेश्चन है जो आज के इस सेशन में डिस्कस होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं। इन्होंने कहा कि एक कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी एक तंबू है और वो तंबू, इन्होंने बोला कि वो तंबू जो है ना वो बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस आकार का हमारा क्या है तंबू। और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो एक क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर हम एक शंकु रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। तो बेलन है, बेलन के ऊपर क्या है, एक शंकु है। फिर उन्होंने कहा कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर हैं और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। यह है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि है 2.8 मीटर, ऐसे दिया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो दी गई है 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका जो व्यास है वो है 4 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये है 4 मीटर। तो अगर ये 4 मीटर है तो ऊपर वाला भी 4 मीटर है। आगे इन्होंने कहा कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कैनवास का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे कपड़ा, कि कितना कपड़ा लगा है आपको ये बताना है। आसान है, कपड़ा निकालना है कितना लगाया है तो फिर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है ना। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। तो बच्चों आप देखते होंगे कि सर जो भी क्वेश्चन करते हैं वो ऐसे करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से ठोस का इस्तेमाल हुआ है या क्या शेप में बना हुआ है। तो शंकु है और शंकु के साथ साथ बेलन है। अगर हम इस शंकु की त्रिज्या की बात करें तो देखो इन्होंने व्यास दे रखा है, जो व्यास इसका होगा वही वाला व्यास ऊपर वाले का होगा। तो इसका मतलब है कि 4/2 करोगे तो आंसर आएगा 2 मीटर। सेम बेलन में भी क्या होगा, 2 मीटर ही त्रिज्या आएगी। बेलन की जो ऊंचाई है h बराबर वो दे रखी है इन्होंने 2.1 मीटर, वो देखो। और उसके बाद h का मान अगर हम लोग इसमें बात करें तो l का मान दे रखा है इन्होंने 2.8 मीटर। हमसे बोला है कितना क्षेत्रफल होगा, पहले ये निकालो, उसके बारे में बाद में बात होगी, ठीक। तो चलिए भाई यहां से लिखते हैं कि हम लोग हल करते हैं और समझते हैं कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? कैनवास का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेलन और प्लस शंकु, दो चीजें हैं ना इसमें। तो अगर आप चाहो कि शंकु को पहले लिखना चाहो बेलन को बाद में तो ऐसा भी कर सकते हो। तो बेलन प्लस शंकु का कौन सा क्षेत्रफल लगेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटा कपड़ा नीचे थोड़ी ना होता है, कपड़ा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। समझिए इस चीज को कि कपड़ा आपका क्या होगा, जैसे बेलनाकार भाग है तो भाई इधर कपड़ा लगेगा और ऐसे शंकु के ऊपर ऐसे कपड़ा लगेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि भाई बेलन और शंकु का अगर वक्रपथ निकाल के आपस में जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। चलिए बेलन का क्या होता है? 2πr h। तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा, पाई लिखा, r और h लिखा। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कर दिया हम लोगों ने? शंकु में हमारे पास पाई हो गया, r हो गया और l हो गया। तो शंकु का हो गया पाई r l और बेलन का अगर हम लोग बात करें तो वो हो गया 2πr और h। ये बार बार इधर दिक्कत कर रहा था तो ये पेन ड्राइव हटा रहा हूं मैं, ठीक। तो अभी देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन है। अच्छा सर क्यों कॉमन लेते हैं? अगर ना लें तो
बेटा नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बच्चे पाई को आर को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 2 और एच, यहां से बचेगा एल, ये बचेगा। पाई का मान इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कुछ भी रखो, तो इसका मतलब है कि 22/7 रखना पड़ेगा। और आर के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो आर का मान है 2, उसके बाद 2 इंटू एच, एच जो बेलन का दिया गया है वो दिया गया है 2.1 और एल है 2.8। ओके बच्चे, यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगा। अब आगे देखो क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2/7। इसको देखते हैं, इसको इससे गुणा करो, 4.2 आएगा, 4.2 में 2.8 जोड़ दो, तो अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 7.0 यानी कि 7, है ना, समझ गए बात। तो इसका मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 44 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया कि इसका क्षेत्रफल सर ने निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई समस्या होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है कि साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करो। यहां लिखा है 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब होता है कि 1 वर्ग मीटर के लिए आपको 500 रुपए देना है, प्रति वर्ग मीटर के लिए 500 रुपए, और हमारे पास 44 वर्ग मीटर है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी दी गई है, 44 रुपए, ये तो दिया गया है मेरे पास, ओ सॉरी 500 रुपए, कितना, 500 रुपए। तो आपको निकालना है 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, तो आप इसको 44 से गुणा कर दोगे 500 को, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो 44 दूना कितना होता है, अगर हम लोग 44 को 5 से गुणा कर लेते हैं ना, 44 लिखा, 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 को 20 हासिल हुए 2, 5 को 20 2 22, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 22 0 और 2 बार और 0, इतना रुपया आपका हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, बस ऐसे ही करना है पेपर में और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ना कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। एक बार करने के लिए जब शुरू करोगे ना तो यार लगेगा कि भाई इन क्वेश्चंस में कोई दम ही नहीं होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला समझा नहीं होगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए फोकस करते हैं, जरा ध्यान से देखो। हाँ भाई कैमरामैन फोकस करो। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर किसकी, ये जो बना हुआ है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मुझे लगता है कि चित्र किसी और का आ गया है यहाँ पे, है ना, मुझे नहीं लगता कि ये चित्र यहाँ होना चाहिए। आई होप चित्र दूसरा आ गया, कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चित्र हमारा कौन से क्वेश्चन का है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का है, यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, इस वाले का है, क्योंकि देखो लिखा होगा आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चित्र जो है ना वो गलत आ गया है, कोई बात नहीं, नो घबराना, है ना, कोई बात नहीं है, घबराने वाली आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है घबराने की, जब तक हम हैं। तो चलिए भाई एक सेकंड इसको कर देते हैं किनारे और लॉक, खत्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपने आप बनाना पड़ेगा, इन्होंने बना के नहीं दिया, कोई बात नहीं, समझते हैं। ये पहले हम बनाते हैं एक बेलन, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, बेलन, ये इन्होंने कह दिया ना एक ठोस बेलन है, और बेलन के बाद इन्होंने क्या बोला है उसमें, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, ये बना दिया इन्होंने बेलन, और कहा कि भैया जो ये बेलन है ना ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास
1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लेते हैं। उसी ऊंचाई और व्यास का एक खोल काट लेते हैं। तो खोल कैसे कटेगा? ऐसे ऐसे कट गया खोल। अब इसका मतलब है कि ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला खोखला है, तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये खोखला है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये खोखला हिस्सा है। ठीक, आगे मेरी बात समझो। उसके बाद इन्होंने इसका जो है ऊंचाई दे दी है 2.4 सेंटीमीटर बच्चे। तो ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। घबराना मत, मैं पूरा डीप में बताऊंगा। 1.4 सेंटीमीटर वाले ये है व्यास, यानी यहां से लेकर यहां तक 1.4 सेंटीमीटर ये हो गया इसका व्यास। अब इन्होंने कहा कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, पहले मैं आपको बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। जब हम इस खोल को काटेंगे, आप दिमाग लगाओ कि मान लीजिए आपके पास ये है बेलन। अब इस बेलन में से खोखला शंकु काट लिया गया है। अगर इससे खोखला शंकु काट लिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से छेद करना स्टार्ट करेंगे और अंदर तक जाएंगे। अरे वैसे जैसे पेंसिल वाली कटर नहीं होती, कटर बेलन जैसी होती है, फिर उसके अंदर पेंसिल ऐसे छीलना स्टार्ट करो तो अंदर भी शंक्वाकार कुछ बन जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल पूछा है तो पहले मुझे ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, समझ गए? अच्छा, फिर नीचे वाला तो नहीं छेद हुआ है ना, तो इसका भी निकालना पड़ेगा, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, क्या सर ऊपर वाले का भी निकालना पड़ेगा? नहीं, ऊपर वाले का नहीं निकालना है, क्योंकि इधर खोलते खोलते काटते काटते उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल कट गया। लेकिन इस शंक्वाकार खोल के अंदर आप ऐसे हाथ डाल सकते हो, इसको आप छू सकते हो, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है? बेलन का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। है ना आसान? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि ठोस का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं? जो हमारे पास ये ठोस है इसका हम लोगों को क्या निकालना है? इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं कितना आएगा। तो हम मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा बेलन प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, है ना, और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो मैं सिर्फ लिख देता हूं आधार का क्षेत्रफल, चित्र तो बगल में बना ही है। अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ बात करें तो 2 पाई आर और एच। अब मुझे बताओ, जो मैं कहता था कि फॉर्मूला मत रटो मत रटो मत रटो, अब मुझे बताओ फॉर्मूला अगर आप रट लोगे तो क्या इन क्वेश्चंस को कर लोगे? नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि क्या पूछा जा रहा है नहीं कर पाओगे। वो 9th में अलग बात थी, यहां वो बात नहीं है। ठीक, अब देखो अच्छा ध्यान से, सब में पाई है, सबसे पाई निकाल लो, सब में आर कॉमन है, आर निकाल लो, क्योंकि पाई और आर सबका सेम है। अंदर बचेगा, यहां से पाई आर निकल गया, इधर से बचा 2h। अच्छा, अगर यहां से हम लोग बात करें तो यहां से बचा हमारे पास l, और यहां से अगर हम लोग बात करें पाई आर निकल गया, एक आर और रह गया, एक और रह गया मेरे बच्चे, ये बचा हमारे पास। अब 22 पाई का मान 22/7। अगर आर के बारे में बात करें तो यहां सब कुछ अब लिखना पड़ेगा भाई। देखो आर, दोनों का आर, शंकु और बेलन एक ही है ना, आर सबका, तो 1.4/2 यही तो होगा। आधा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि व्यास से त्रिज्या निकालने का यही एक तरीका है कि व्यास को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हम दशमलव हटा के 0 लगा दिए, इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दहम, यानी 7/10 आया। चाहो तो 0.7 लिखो और चाहो तो 7 ये लिख दो 7/10, तो हम 0.7 लिख लेते हैं। आर का मान ये आ गया भाई। ठीक, अब हम एच की बात करते हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एच की बात करें तो एच है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम शंकु का एल कैसे निकालेंगे? इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि भाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग एच का मान है हमारे पास 2.4 का होल स्क्वायर, और बच्चे आर का स्क्वायर है 0.7 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.76,
और अगर हम लोग इसका करेंगे 0.7 का तो 0.49 आएगा। भाई गुणा करके तुम लोग देख लेना 0.7 को 0.7 से। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 6.25 एल स्क्वायर बराबर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम एक काम करें, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी देखो, अगर हम लोग एक काम करें कि हम दशमलव हटा के 0 बढ़ा दें तो क्या आंसर आएगा? 625/100, यही तो आएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसका अंडर रूट निकाल लें 625 का तो 25 आएगा, और 10 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 का निकालेंगे 10 आएगा। फिर हम लोग भाग कर देंगे इसको तो 2.5 आएगा। ये मैंने इतना क्यों बताया घुमाकर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 6.25 का 2.5 कैसे हुआ समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये बता दिया। बाकी एग्जाम में आप डायरेक्ट 2.5 लिख सकते हो। एक बात बताओ कि एल का जो मान आया है मेरे बच्चों, वो क्या आर और एच से बड़ा है ना बड़ा? अगर है तो इसका मतलब सही कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब चलो भाई मान रखते हैं, 2 लिखा, एच का मान 2.4, एल का मान 2.5, आर का मान 0.7। अब क्या करेंगे? इसको गुणा करते हैं तो 4.8 तो आ गया हमारे पास 22। और एक चीज शायद मेरे से गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे 22/7 तो लिखा लेकिन आर का मान नहीं लिखा, 0.7। ठीक, चलो 22/7, इस 0.7 को लिख सकते हैं 7/10। देखो इसको हम लोग करेंगे 2.4 को 2 से गुणा तो 4.8, 2.5 और 0.7, इन सब को आपस में जोड़ दो तो 4.8 में 0.7 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 5.5। 5.5 है, 2.5 और जोड़ दोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 फिर 7.5, 8 आंसर आएगा। जोड़ के देख सकते हो तुम लोग, ठीक। तो यहां से 7 से 7 कट गया, 2 से 2 पंची 10 और मत काटो, पड़ा रहने दो, ठीक। अब मेरे पास बचा 22/10 और यहां से आ गया 8, यहां से क्या आ गया? 8 आ गया। 22 को 8 से कर लो मल्टीप्लाई और बता दो आंसर कितना आएगा। 8 दूनी 16 के 6, ठीक, 8 दूनी 16 के 6 हो गए। फिर 8 दूनी फिर से 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 176/10 ये आया। भाग करोगे 10 से, आपका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां इन्होंने कहा था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा हम समझना शुरू करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। चलो सॉरी बच्चे, तो मान लीजिए 17.6 आया, ठीक। अब आप देखोगे कि ये 18 इसके बाद आएगा और इसके बाद यहां पे कितना आएगा? 17 आएगा, पहले आएगा 17। लेकिन हम देखेंगे कौन ज्यादा पास है। 17.6 18 के ज्यादा पास है, इसका मतलब यह है कि हम 17.6 होगा तो 18 लिख देंगे, क्योंकि निकटतम जब भी बोला जाएगा तो आपको जो वैल्यू है ना वो दशमलव नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर 17.4 होता तो फिर हम क्या रखते? अगर 17.4 होता तो फिर हम क्या रखते? तब भी हम लोग 17 रख देते फिर, ठीक। चलिए यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी समस्या होगी, आसानी से समझ में आ रहा होगा सारी चीज। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो चित्र बना था ना वो यहां पर बनाना है, लेकिन हम बना के दिखा देंगे। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदते हुए एक वस्तु बनाई गई। कैसी वस्तु बनाई गई? कैसी वस्तु बना रहे हैं ये लोग? देखो ये है हमारे पास एक बेलन, ठीक। और अभी आपने चित्र देखा भी था तो कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं, आपको सब समझ में आ ही जाएगा कि क्या बनाने जा रहे हैं सर, ठीक। ये ऐसे हो गया। फिर उन्होंने कहा लकड़ी के एक
ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदते हुए। और इन्होंने क्या किया, इस पर एक अर्धगोला खोदा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर भी अर्धगोला खोद दिया, ऐसे दोनों तरफ अर्धगोला खोद दिया। और ये अर्धगोला क्या हो गया, खोदने के बाद भाई ऐसे हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अब आपसे बोला गया है कि जैसा आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला गया और आधार की त्रिज्या 3.5 है, यानी ये वाली जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोल रहे तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई बड़ा आसान है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बेलन है। इस बेलन से हम इधर भी एक गोला, इधर से अर्धगोला निकाल देते हैं, इधर से भी निकाल देते हैं, जैसा कि आपको ये अर्धगोला निकला हुआ दिखाई भी दे रहा है, देखो ऐसे। तो आप मुझे बताओ कि जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे। इस तरह अर्धगोला जो यहां बना हुआ है इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे, तो इसका होता है 2πr(h) और इसका होता है πr², इसका। और इसी तरीके का इधर भी बनेगा, तो इसका भी निकालोगे, इसका भी होगा πr², 2πr², इसका भी 2πr, इसका भी 2πr। तो अब इन सभी को जोड़ दोगे, यानी 2πrh, πr², 2πr² और 2πr²। इधर अगर ये सपाट होता तो πr² होता, लेकिन अगर ये ऐसे धसा हुआ होगा तो 2πr² होगा। कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, रटना नहीं है हर चीज को, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास दोनों की त्रिज्याएं तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिख देंगे एक बार इधर अर्धगोला और इधर लिख देंगे बेलन। दोनों की त्रिज्या सेम है 3.5, इसका भी त्रिज्या सेम है 3.5, ठीक। इसकी ऊंचाई भी दी गई है, इसकी ऊंचाई होती नहीं है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है मेरे प्यारे बच्चे, 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, हल करेंगे इसको। चलो देखो, सबसे पहले समझो, हमारे पास क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे जो वस्तु बनाई गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान से हमारी बात को सुने, हमें सबसे पहले निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस नीचे है अर्धगोला, और अर्धगोला 2 है, 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, यही तो होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2πrh, 2 लिख दिया, और इसका अर्धगोले का 2πr²। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 से गुणा क्यों किया, ऊपर भी नीचे भी 2 अर्धगोले बन रहे हैं ना, तो दोनों का तो करेंगे ना। अच्छा देखो, कॉमन है कुछ, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, अंदर यहां से बचेगा h, यहां से एक बार 2 रह जाएगा और एक बार r रह जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। 2 को 2 लिखा, ये हो गया हमारे पास 22/7, 2 को 2 कर दिया, फिर उसके बाद हो गया 22/7। r का मान अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 3.5, तो ये आ गया 3.5। h के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 10, फिर उसके बाद 2 गुणे 3.5, यही तो होगा। चलो अभी इसको समझते हैं। 2 दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, इधर 22 बचा, केवल क्या बचा, 22। अब इधर देखो 10 और 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 में 10 जोड़ देंगे 17, यह आ जाएगा 22 गुणे 17। तो 17 दूना 34 के 4, हासिल कितना हो गया, 3, फिर 17 दूना 34 और ये आ गया 37, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, कौन सी, 12.1 एक्सरसाइज हमने आपको पूरा खत्म करके दे दिया। 12.1 एक्सरसाइज, यहां में स्प्रिंट है, सही कर लेना, 12.1, ठीक। अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि
जो हमारे पास ये 12.2 एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज है जिसका हमने 9 नंबर क्वेश्चन खत्म कर लिया है। इस चैप्टर में हमारे पास एक एक्सरसाइज अभी और है, और वो एक्सरसाइज है 12.2, जो कि पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है आयतन पर। अगला वीडियो हमारा वही होगा। आपको अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरे मैथ के सारे फॉर्मूले दे दिए थे, वाला वीडियो जाके देख लेना। और अगर हमारे कोई ऐप का स्टूडेंट है तो उसको पता है कि उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, वो अलग जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो कोई भी टेंशन नहीं, आप लोगों को बड़े आराम से चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हाँ, और जाने से पहले हम एक बात आपको बताएंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ा छोटी है। रीज़न क्या है कि हमने एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया था, आपको पता ही है कि शॉर्ट वीडियो जो हमने दिया है वो शॉर्ट वीडियो में आपको बताया गया कि भाई कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना, तो जिसकी वजह से हमने रिकॉर्डेड सेशन ये दिया है आप लोगों को। ठीक, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है, लेकिन ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन था जिसमें हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन करके दे दिए हैं। 24 घंटे के अंदर सब सही हो जाएगा, फिर हम लोग लाइव क्लास अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और जल्दी से YouTube पर 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, तो उसकी पार्टी तो बनती है, पार्टी भी होगी उसकी, और आप लोग जरूर आना उसमें। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दो। ठीक, और जो बच्चे अभी तक ऐप में इनरोल नहीं हुए हैं अपने दोस्तों को सबको बता दो कि भैया ऐप पे भी क्लास होता है सर का, और अब तो जोश 2.0 सीरीज़ भी आ रही है। ठीक है, जिसका वीडियो आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, तो जाके वाला भी देख लेना कि किस तरीके से हम लोग मैथ अपनी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच। पूरी एक्सरसाइज हमने कवर कर दी है, आगे का वीडियो और आएगा, तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, 24 घंटे के अंदर लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ब्रेक हुआ एक दिन का, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस नहीं होने दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।